अगर तुम मार्केट में सिर्फ लॉस कर रहे हो तो इसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। या तो तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज नहीं कर रहे हो अपने ट्रेडिंग में, या फिर तुम इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या यह सच में काम करता भी है नहीं, और इसको ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका क्या है, ताकि तुम इसको यूज कर सको अपने ट्रेडिंग में और अपने लॉस मेकिंग ट्रेड्स को प्रॉफिट में बदल सको। सो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके बगैर तुम कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, एंड देयर इज अ हाई चांस कि तुम इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तभी तो तुम्हारा बार बार लॉस हो रहा है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद तुम कभी भी गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करोगे। नाउ एक क्विक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। मान लो कि तुमने एक गैस वाला जो बैलून होता है उसको एक कमरे में जाकर छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो बैलून जाकर सीलिंग पर रुक जाएगा। और अगर तुमने उसको फोड़ दिया उस बैलून को, तो क्या होगा, वो नीचे आकर ग्राउंड पर रुक जाएगा। तो ये जो सीलिंग है जिसने उस बैलून को और ऊपर जाने से रोक दिया, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। और बैलून फूटने के बाद जब वो नीचे आकर ग्राउंड पे रुक गया, जिसने उसको और नीचे जाने से रोक दिया, उसको हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं सपोर्ट। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, प्राइस सीधा ऊपर या फिर नीचे नहीं जाता है। प्राइस रिट्रेसमेंट लेते हो या फिर एक बाउंस लेते हो ऊपर या फिर नीचे आता है। तो एक अप ट्रेंड में जाता हुआ मार्केट जिस एरिया में जाने के बाद रुक जाता है और उसके बाद प्राइस नीचे घूमने लगता है, तो उस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और एक डाउन ट्रेंड में आता हुआ मार्केट जिस एरिया में आने के बाद उसका फॉल रुक जाता है, उस एरिया को हम कहते हैं सपोर्ट एरिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सपोर्ट रेजिस्टेंस सच में काम करता है? एंड द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली काम करता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। अगर तुम मुझसे कहो कि मुझे सिर्फ एक ही टूल मिलेगा ट्रेड करने के लिए, तो आई वुड ब्लाइंडली चूज सपोर्ट रेजिस्टेंस। इनफैक्ट मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखे बिना अपने कोई भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। बट सपोर्ट रेजिस्टेंस तभी काम करता है जब तुम इसको सही तरीके से ड्रॉ करना सीखोगे, और तुम इसको परफेक्टली तभी ड्रॉ कर पाओगे जब तुम इसके पीछे का साइकोलॉजी समझोगे। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस इतनी अच्छी तरीके से काम करता है। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है डिमांड एंड सप्लाई के कंसेप्ट के ऊपर। कैसे, एक एग्जांपल से देख लेते हैं। देखो, मान लेते हैं एक गिरता हुआ मार्केट नीचे आता है, ठीक है। मार्केट क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों ने सेल किया था, ठीक है। कुछ लोगों ने सेल किया तो क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। मार्केट नीचे आने के बाद एक सर्टेन एरिया होता है जहाँ पर से मार्केट फिर से ऊपर उठने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ हो सकता है। फर्स्ट, ये जो सेलर्स थे, ओल्ड सेलर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। तो जब जो सेलर्स अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग होगा, और उसके साथ साथ कुछ फ्रेश बायर्स भी यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर आने लगेगा। तो जिस जगह पर से मार्केट घूमने लगा, इस एरिया को, जिस एरिया से मार्केट घूमने लगा, इस एरिया को हम एक डिमांड जोन मान सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर बाइंग हुआ, तो क्या होगा, मार्केट ऊपर उठ गया। तो इस एरिया को हम एक डिमांड जोन मान लेंगे सबसे पहले। अब मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट ऊपर जाने के बाद एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मार्केट फिर से नीचे गिरने लगता है। क्यों? इस जगह पर कुछ चीज़ हो सकता है, मतलब कुछ साइकोलॉजिकल लेवल हो सकता है इस एरिया पर, या फिर कोई जो फिब रिट्रेसमेंट का जो लेवल होता है इंपॉर्टेंट, वो लेवल हो सकता है। अगर तुम्हें फिब रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता तो हमने एक डिटेल वीडियो बना है, वो वीडियो जाकर देख लो। तो एक फिब रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर हो सकता है, या फिर कुछ जो बायर्स यहाँ पर से फ्रेश बायर्स यहाँ पर आए थे, या फिर जो नए बायर्स यहाँ पर एंट्री लिए थे, उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया। तो क्या होगा, यहाँ पर से एक सेलिंग स्टार्ट होगा। अब जो पुराने सेलर्स यहाँ पर थे और जिन लोगों ने इस अपट्रेंड के बाद अपना पोजीशन को काट दिया था, वो लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो न्यू बायर्स, न्यू सेलर्स आएंगे। ओल्ड सेलर्स जिन्होंने यहाँ पर अपना पोजीशन काट लिया था, वो लोग फिर से आएंगे यहाँ पर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ सेलर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस सेलिंग मूव को मिस कर दिया था। तो वो जो फ्रेश सेलर्स थे, वो जो लास्ट सेलर्स है जिन्होंने यहाँ पर अपना पोजीशन को मिस कर दिया, वो लोग फिर से यहाँ पर अपना पोजीशन को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा। अब जब मार्केट फिर से नीचे आएगा और इस एरिया पर पहुंचेगा, इस डिमांड जोन पर पहुंचेगा, तो क्या हमें पता है कि मार्केट यहाँ पर लास्ट एक टाइम डिमांड क्रिएट किया था, एक डिमांड जोन का क्रिएशन हुआ था। तो क्या होगा, मार्केट ऊपर गया था। तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लेगा और ऊपर चला जाएगा। तो
ये जो एरिया बना, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तो ये जो एरिया हमारा बना, इस एरिया को हम कहेंगे सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया, ठीक है, या फिर सपोर्ट जोन। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर चला गया। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से यहाँ पर आएगा, फिर से एक बार सपोर्ट लेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। तो ये जो लेवल होता है, ये जो लाइन होता है, ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया या फिर एक डिमांड जोन की तरह काम करता है और मार्केट को गिरने से रोकता है। अब इसका ठीक एग्जैक्ट उल्टा होता है एक रेजिस्टेंस एरिया। तो क्या होता है उसमें, मार्केट ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक सर्टेन एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस लेता है और नीचे जाता है। तो जब यहाँ पर से मार्केट नीचे आया तो क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई प्रेशर ज़्यादा है, तो ये एक क्या हुआ, सप्लाई एरिया हो गया हमारे लिए, एक सप्लाई जोन हमारे लिए बन गया। ठीक है, तो सप्लाई जोन से क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा, फिर से नीचे आने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया। तो इस सप्लाई एरिया को अगर मार्केट ने रिस्पेक्ट किया सेकेंड टाइम, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। रेजिस्टेंस जोन हमारे लिए बन जाता है, या फिर रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बन जाता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से जब ऊपर जाएगा तो इस रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करेगा और मार्केट नीचे चला आएगा। नाउ मैंने तुमसे कहा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ से सपोर्ट लेगा मार्केट, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। अगर मार्केट में कुछ एक्सेप्शनल सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, और इस एरिया पे मार्केट ने एक हायर मोमेंटम और एक हायर वॉल्यूम के साथ नीचे ब्रेक करता है, इस एरिया को नीचे ब्रेक करता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट नीचे गिर जाएगा और इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट ना करते हुए इसको तोड़कर नीचे चला जाएगा। अगर इस एरिया को, इस डिमांड एरिया को मार्केट ने नीचे तोड़ दिया तो इस एरिया का वैलिडिटी खत्म हो जाता है और यहाँ पर से हम एक ट्रेंड का ब्रेकआउट देख सकते हैं। नाउ ये जो नीचे गिर गया मार्केट, मैं एक बार फिर से फ्रेश ड्रॉ कर देता हूँ। तो क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, एक डिमांड जोन का क्रिएट करता है और इसको तोड़ देता है, तोड़कर मार्केट नीचे चला जाता है। मार्केट नीचे चला जाता है तो क्या हुआ, इसका जो डिमांड जोन था, इसका वैलिडिटी अब खत्म हो चुका है, एक डिमांड जोन हम कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर ये मार्केट फिर से रिट्रेसमेंट लेता है और इस एरिया पर वापस आता है तो ये जो डिमांड जोन था हमारे लिए, इसका कैरेक्टर अब चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे लिए एक सप्लाई जोन, और इसको हम एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसको हम एक सपोर्ट की तरह ट्रीट ना करके एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट इस लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और फिर से नीचे चला आएगा। तो अगर मार्केट इस एरिया को रिस्पेक्ट करके नीचे आता है तो यहाँ पर से हम कोई एक बेटर कैंडल के साथ या फिर एक बेटर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। नाउ एक और चीज़ समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है कि एक जो सपोर्ट जोन है, जब मार्केट पहली बार ऊपर टच किया, देन रिट्रेसमेंट लेकर फिर से टच किया, देन अगेन टच किया, तो ये जो 3 बार टच हो गया इस सपोर्ट जोन पर, तो ये सपोर्ट जोन क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हमारे लिए बन जाता है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट फिर से जब यहाँ पर आएगा तो अगेन इसको रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट अगर 2 बार और 3 बार टच कर लिया तो ये जो जोन होता है ये वीक हो जाता है। बट नो, मार्केट जब तीसरी बार टच किया तो ये स्ट्रांग हो गया, 4th टाइम और 5th टाइम ये बहुत स्ट्रांग रहता है, एंड आफ्टर 5th टाइम मतलब 6th टाइम या फिर 7th टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अब वीक हो चुका है और इसका टूटने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना, जब एक सपोर्ट लाइन पर मार्केट 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार सपोर्ट लेता है तो स्ट्रांग रहता है, बट आफ्टर दैट उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है और उसको टूटने का या फिर एक ब्रेकआउट आने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। सेम चीज़ अप्लाई होता है एक रेजिस्टेंस जोन पर भी। नाउ अगर तुम इतना समझ में आ चुका है तो इसको अब हम रियल चार्ट में भी ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं बिटकॉइन की चार्ट पे। एक बार मैं अपना पुराना ड्राइंग सब डिलीट कर देता हूँ। अब अगर इस चार्ट पे मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं सबसे पहले स्विंग्स को आइडेंटिफाई करूँगा। अब स्विंग्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो
जब भी एक मेजर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होता है और जिस पोजीशन से उस डाउन ट्रेंड का या फिर अप ट्रेंड का रिवर्सल होता है, उस एरिया को हम एक स्विंग कंसिडर करते हैं। देखो सबसे पहले क्या किया मार्केट ने, इस जगह पर आकर मार्केट ने यहाँ से ऊपर आया और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया या फिर एक सप्लाई जोन का क्रिएट किया और मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो एरिया बनता है, ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया, एक रेजिस्टेंस एरिया या फिर एक सप्लाई एरिया हमारे लिए बन जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक टूल है जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्लिक करके तुम आगे आकर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर तुम कीबोर्ड से डायरेक्टली Alt and H दबाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक सप्लाई एरिया या फिर एक रेजिस्टेंस एरिया। अब मार्केट ने क्या किया, इस सप्लाई जोन से एक रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। नीचे आने के बाद इस एरिया में आकर इसका फॉल रुक गया और ये फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा। अब तो ये जो एरिया बनता है, क्या इस एरिया को हम एक डिमांड जोन मान सकते हैं? द आंसर इज यस। ये एरिया को हम एक डिमांड जोन कंसिडर करेंगे और यहाँ पर एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब एक ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लाइन हमारे लिए बन गया, एक नीचे की तरफ डिमांड जोन या फिर एक सपोर्ट एरिया हमारे लिए बन गया। अब देखते हैं क्या इन लाइन्स को मार्केट ने फ्यूचर में रिस्पेक्ट किया। और अगर तुम गौर से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने एक बार टच किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मार्केट फिर से नीचे आया और इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरह से, इस सपोर्ट एरिया को बहुत ही अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया और मार्केट ऊपर चला गया। और ऊपर भी कहाँ तक गया, वो जो हमारा लास्ट रेजिस्टेंस एरिया है, उस रेजिस्टेंस एरिया को ब्यूटीफुल रिस्पेक्ट करके फिर से नीचे आ गया और नीचे आया फिर से वही हमारा डिमांड जोन पे। ठीक है, और मार्केट फिर से ऊपर गया और यहाँ पर से एक नया जोन, एक नया स्विंग का क्रिएशन किया और यहाँ पर से एक नया रेजिस्टेंस या फिर एक सप्लाई जोन का क्रिएट किया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको एक फिर से जोन की तरफ मार्क कर लेते हैं। अब मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर इसको एक बार तोड़ा, फिर नीचे आ गया और फिर से हमारा डिमांड जोन को टच किया, फिर से ऊपर गया, तकरीबन यहाँ तक पहुँचा, फिर से नीचे आया, फिर से टच किया, फिर से ऊपर गया, इसको रेस्पेक्ट किया। तो तुम देख सकते हो कि मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से इन स्विंग्स को, ये जो हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन है, इन जोन को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है और इसको फॉलो करके ऊपर या फिर नीचे जाता है। तो इन जोन का अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है और तुम्हें कहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट करना है। अब थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि मार्केट जब एक लाइन को 2-3 बार 4 बार टच कर लेता है तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, इस एरिया पर मार्केट ने एक बार टच किया, 2 बार टच किया। यहाँ पर एक्चुअली में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर 2 बार टच किया। फर्स्ट यहाँ पर टच किया, देन यहाँ पर एक बार टच किया, 2 बार टच हो गया, थर्ड टाइम यहाँ पर टच किया, फोर्थ टाइम यहाँ पर टच किया, फिफ्थ टाइम यहाँ पर टच किया। सिक्स्थ टाइम क्या होता है, इस एरिया को, इस जो रेजिस्टेंस एरिया है, इस एरिया को एक बहुत ही बढ़िया, तुम यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ और एक बहुत ही बढ़िया कैंडल के साथ मार्केट तोड़ देता है। तो जब ये तोड़ेगा तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। और एक चीज और तुम देख सकते हो, मार्केट जब ऊपर चला गया तो ये जो लाइन है, ये जो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था थोड़ी देर पहले, अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया है। तो मार्केट फिर से नीचे आया और इस एरिया से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया। तो तुम यहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर जो होता है मार्केट का, वो भी तुम देख सकते हो। यहाँ से क्या हुआ, एक जो रेजिस्टेंस लाइन था उसका कैरेक्टर चेंज हुआ और बन गया सपोर्ट लाइन। तो अगर तुमने एक चार्ट में सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया है और मार्केट ने उस एरिया पर 5 बार 6 बार टच कर लिया है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6th टाइम या फिर 7th टाइम वो जो सपोर्ट एरिया है वो वीक हो चुका है या फिर जो रेजिस्टेंस एरिया है वो वीक हो चुका है और वहाँ से एक ब्रेकआउट अब अगली बार आ सकता है। तो इस चीज़ को तुम खास तौर से ध्यान रखना। लेकिन क्या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से काम हो जाएगा? आंसर इज नो। देखो, लेवल्स ड्रॉ करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर ट्रेड भी तो लेना है ना। तो इसके लिए मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ 2 एनालिसिस मेथड, जिसका यूज़ करके तुम बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकोगे। फर्स्ट हम सीखेंगे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस और इसके लिए हम 2 टाइम फ्रेम का यूज करेंगे। नाउ कंसीडरिंग यू आर इंट्राडे ट्रेडर, हम सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज करेंगे। एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सब।
अब मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम में जाकर 4 आवर का टाइम फ्रेम सेट कर देता हूँ। अब सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्या करना है, हमें एक लार्जर पिक्चर को देखना है और देखना है कि कहाँ पर एक मेजर सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस एरिया बना है। तो देखो सबसे पहले ये जो एरिया है, ये एरिया देख सकते हो तुम, तो इस एरिया पर एक मेजर सपोर्ट बना है, ठीक है। इस एरिया से मार्केट घुमा और ऊपर चला गया। नाउ इस जगह को हम एक सपोर्ट जोन की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर एक सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। अब सपोर्ट को एक सिंगल लाइन की तरह कंसिडर ना करके हम इसको एक जोन की तरह कंसिडर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक जोन बनाएंगे। ये एक जोन हमारे लिए बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक सपोर्ट जोन। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। तो ये बन गया हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। अब मार्क करने के लिए तो मैं ये भी मार्क कर सकता हूँ, ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट जोन है, या फिर ये भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। बट कंसिडरिंग कि तुम एक इंट्राडे ट्रेडर हो, क्या तुम्हें लगता है कि नेक्स्ट 1 घंटे में, 2 घंटे में या फिर नेक्स्ट एक दिन में 93,000 से 73,000 में आ सकता है? द आंसर इज नो। एक्चुअली आ भी सकता है बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो ये जोन हमारे लिए इस टाइम पर उतना इफेक्टिव नहीं है, तो इस जोन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। हम जो सबसे लेटेस्ट जोन है उसको ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन जाता है। एंड अगेन अगर तुम इसको और थोड़ा सा छोटा करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इस जगह पर एक अच्छा तरह का एक सपोर्ट जोन या फिर रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो प्राइस अभी चल रहा है इस एरिया पर या फिर इस एरिया पर, तो इस एरिया को हम एक जोन की तरह कंसिडर करेंगे और यहाँ पर एक जोन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि एक सपोर्ट एरिया है, एक रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो ये 2 एरिया हमारे लिए बन गए, एक बाउंड्री हमारे लिए बन गया है। अब ये जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, इससे हम क्या करेंगे, इससे एक छोटा टाइम फ्रेम में शिफ्ट करेंगे। कौन सा? 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच में कहीं पर कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस जोन बनता है कि नहीं। तो अगर हम गौर से देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस जगह पर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन का क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस जोन बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन। और सपोर्ट कहीं पर बना है, कहीं पर भी उतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, तो इस जगह पर प्राइस ले रहा है, मतलब साइडवेज जा रहा है, तो इस एरिया को हम एक सपोर्ट की तरह, एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह बन गया है। नाउ ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन हमने मार्क कर लिया है। अब क्या हम लोग इस 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करेंगे? द आंसर इज नो। हम लोग ट्रेड करेंगे 15 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो हम लोग 5 मिनट में आ जाते हैं और इस टाइम पर आकर हम लोग अपना दूसरा मेथड यूज करेंगे जो कि है माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइन्यूट सा टाइम फ्रेम है, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं कि कहीं पर कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बना है कि नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जगह पर एक सपोर्ट एरिया बना है, तो यहाँ पर हम लोग सपोर्ट एरिया को मार्क कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया और इसको मैं क्या करता हूँ, जनरली थोड़ा सा ग्रेश टिंट पे रखता हूँ, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया और एक रेजिस्टेंस एरिया जो है, जो लास्ट जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, वही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। तो इस जगह पर हमें और कोई रेजिस्टेंस एरिया नहीं बनाना है। नाउ अब हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे? देखो ये जो मेजर हमारे लिए एक गैप बनता है, ये जो मेजर हमारे लिए एक रेंज बनता है, इस रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। कब ट्रेड लेंगे? जब ये ऊपर या फिर नीचे टच होता है और टच होने के बाद जब ये ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा या फिर यहाँ पर टच होने के बाद नीचे की तरफ प्रोसीड करेगा, तभी हम लोग इसको ट्रेड में कंसिडर करेंगे। बट इन माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, क्या इस रेंज के अंदर भी कहीं पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बना है? तो आंसर इज यस। इस जगह पर तुम देख सकते हो, इस जगह पर बहुत ही अच्छी तरह से 1-2 बार रेजिस्टेंस बना है, तो इस एरिया को भी हम लोग मार्क कर लेंगे, ठीक है। मैं जनरली यहाँ पर क्या करता हूँ, एक चैनल पैरेलल चैनल को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारे लिए एक अच्छी तरह का जोन। तो मार्केट तुम देख सकते हो कि इस जोन पर आ रहा है। तो मार्केट जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो क्या किया था, मार्केट नीचे चला गया था, फिर से ऊपर वापस आया था, फिर से नीचे चला गया था। अब क्या कर रहे हैं, मार्केट फिर से इस एरिया पर वापस आ रहा है
और यहाँ पर से तुम देख सकते हो कि साइडवेज एक स्विंग का क्रिएशन किया है। तो अगर मार्केट इस एरिया को, इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है, मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पर से कोई एक अच्छा कैंडल बनाता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम लोग यहाँ पर से एक ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। हमारा एसएल होगा, लास्ट जो स्विंग लो होगा उसके नीचे हमारा एसएल होगा। यहाँ पर से हम लोग एंट्री लेंगे इस ट्रेड में और कहाँ तक टारगेट लेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा इस एरिया तक, क्योंकि यहाँ पर एक माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सेकंड टारगेट हो सकता है यहाँ पर, और अगर तुम थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो तुम यहाँ तक भी अपना टारगेट को ये कर सकते हो, रख सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग ऊपर में ट्रेड लेंगे। और अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से कुछ अच्छा खासा मेजर नीचे की तरफ एक रेड कलर का कैंडल बनाता है और मार्केट नीचे आने लगता है, तो यहाँ पर से हम लोग सेल साइड में एंट्री बनाएंगे। इस स्विंग हाई के ऊपर होगा हमारा एसएल और इसके नीचे इस लाइन तक सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर तुम थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो नीचे तक तुम होल्ड कर सकते हो। नाउ एक और एग्जांपल मैं तुम्हें दे देता हूँ, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ना मैंने अपना इथेरियम का चार्ट ओपन कर लिया है। एक बार मैं इसका पुराना ड्राइंग का डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे माली टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसके लिए हम सबसे पहले 4 आवर की टाइम फ्रेम में जाएंगे और यहाँ से मार्क करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लाइन हम लोग के पास है या फिर नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि इस जगह पर एक मार्केट ने क्या किया था, 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे गया। तो ये जो एरिया हमारे लिए है, इस एरिया को हम एक सब रेजिस्टेंस एरिया की तरह मार्क करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह मार्क करेंगे। कलर में भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, कलर में इसको व्हाइट रख रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। और ये जो एरिया है तुम देख सकते हो, ये जो एरिया है, इस एरिया पर मार्केट ने 1-2 बार क्या किया था, सपोर्ट लिया था और यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया था। तो ये भी एरिया जो है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा क्रूशियल एरिया बन जाता है। ठीक है, ये एरिया हमारे लिए एक क्रूशियल एरिया हुआ और ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। अब हमें एक रेंज मिल चुका है। अब इस रेंज के बीच में कोई भी सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया बनता है कि नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे, मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें दिखता है कि इस एरिया पर कोई भी एज सच सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस एरिया का क्रिएशन नहीं हुआ है, सिवाय इस एरिया के। यहाँ पर इसने सब रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आकर इस जगह पर सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया। तो इस जगह पर हम लोग फिर से एक एरिया को ड्रॉ करेंगे, एक सपोर्ट एरिया का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड करेंगे, बट ट्रेड हम कहाँ करेंगे, हम लोग 5 मिनट चार्ट में करेंगे। 5 मिनट चार्ट में हम लोग आ चुके हैं। अब ये हो गया हमारा माली टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस। माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई भी स्मॉलर स्विंग्स का क्रिएशन हुआ है कि नहीं, और उस स्विंग्स को मार्क करके हम लोग नेक्स्ट ट्रेड का एक रेंज बनाएंगे। तो इस जगह से हमारा एक अच्छा रेंज बनता है। तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट नीचे आ गया, फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर वापस से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया और फिर इसको तोड़कर ऊपर चला गया। अब जब इसको तोड़ दिया तो क्या हुआ, इसका कैरेक्टर चेंज हो गया और इस तरह से अब ये एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस टाइम पर हमारे लिए एक रेंज का क्रिएशन हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। मार्केट कभी भी अगर यहाँ पर या फिर इस जगह पर वापस आता है तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। कैसे लेंगे ट्रेड, एक बार मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। देखो, मार्केट अगर ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद इस जगह से कोई भी मेजर एक बियरिश सिग्नल बनाता है हमारे लिए, एक बियरिश कैंडल हमारे लिए बनाता है, तो हम लोग इस जगह से मार्केट को क्या करेंगे, नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, मतलब सेल साइड में हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। एसएल होगा हमारा इसके ऊपर, लास्ट जो हमारा स्विंग हाई है उसके ऊपर एसएल होगा और अकॉर्डिंग टू 1:2 या फिर 1:3 रिस्क इज टू रिवार्ड के साथ हम लोग नीचे ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये जो लास्ट स्विंग है इस स्विंग तक भी हम लोग अपना टारगेट को मूव कर सकते हैं। और अगर यहाँ से मार्केट घूमने के बाद मार्केट फिर से नीचे आता है, नीचे आने के बाद इस एरिया पर सपोर्ट लेकर एक बुलिश कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाने लगता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ पर एंट्री लेंगे। नीचे इस स्विंग लो पर या फिर ये जो स्विंग लो है इसके नीचे हम लोग अपना एसएल प्लान करेंगे और अकॉर्डिंग टू 1:2
के साथ या फिर 1:3 रिस्क टू रिवार्ड के साथ हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड लेंगे या फिर इस लाइन तक हम लोग अपना टारगेट को रख सकते हैं। तो इस तरीके से माइक्रो टाइम फ्रेम एनालिसिस और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का यूज़ करके तुम्हें बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये जो तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुमने प्राइस एक्शन को मास्टर कर लिया। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हें और कोई भी स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो टाइम फ्रेम मैंने तुम्हें बताया है ये इंटरडे ट्रेडर्स के लिए है। अगर तुम एक स्विंग ट्रेडर हो तो तुम 1 डे और 4 आवर चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे और 15 आवर एंड 1 आवर के चार्ट पे तुम ट्रेड लोगे। और अगर तुम एक स्कैल्पर हो तो तुम 1 आवर एंड 15 मिनट चार्ट पे तुम लेवल्स को ड्रॉ करोगे और 5 मिनट या फिर 1 मिनट के चार्ट में तुम ट्रेड लोगे। इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके तुम्हें बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिलने वाला है। बट बिफोर दैट 3 चीज़ों का तुम्हें खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, जब भी प्राइस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो तुरंत ट्रेड मत ले लेना। वेट करो एक कंफर्मेशन कैंडल का। जब कंफर्मेशन कैंडल का ब्रेक होता है तब भी ट्रेड में एंट्री लो। इससे क्या होगा, तुम्हारा एंट्री और थोड़ा फाइन ट्यून हो जाएगा। सेकंड, अगर प्राइस किसी भी लेवल को वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दे तो उस लेवल का वैलिडिटी खत्म हो जाता है और उसका जो कैरेक्टर है वो भी चेंज हो जाता है। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अपना रिस्क टू रिवार्ड और एसएल को सही तरीके से मेंटेन करो और अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा साइकोलॉजी ही तुम्हें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। तो अपने साइकोलॉजी के ऊपर काम करो एंड देन आई कैन गारंटी यू विल बिकम ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन नो टाइम। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन पैक्ड वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बट अगर तुम अपने ट्रेड्स को और बेटर बनाना चाहते हो तो तुम इस स्ट्रैटेजी के साथ चार्ट पैटर्न को भी कंबाइन कर सकते हो। और चार्ट पैटर्न्स के बारे में अगर तुम्हें इन डिटेल में सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है, जाके ये वीडियो को अभी देखो। तो मिलते हैं उस वीडियो में।